जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। राजू करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से 2024 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। सेकंड कथन है, मौर्य साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इसके कारण कभी कभी संघर्ष और पशु बलि भी होती थी। ऑप्शन है, एक गलत है किंतु दूसरा सत्य है। दूसरा गलत है, पहला सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं परंतु दूसरे पहले की कारण नहीं है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, दोनों ही कथन सत्य हैं तथा कथन दो कथन एक का कारण है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन पहला कह रहा है, अशोक ने अपने शिलालेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। यह बात सही है, पहला कथन सही है। कर्मकांडों को महत्व नहीं दिया अशोक ने, इसने सामाजिक सुधारों पर जोर दिया था। कर्मकांडों को महत्व नहीं दिया बल्कि सामाजिक सुधारों पर। सामाजिक सुधारों पर बल दिया। सेकंड कथन है, मौर्य साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और इसके कारण कभी कभी संघर्ष और पशु बल भी होती थी। यह कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, कारण भी सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पहला दोनों ही सत्य कथन है। कथन दो कथन एक का कारण है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के लोगों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। पहले में दिया गया है ग्राम भोजक, गृहपति, दास कर्मकार। दूसरे कॉलम में दिया गया दूसरों की जमीन पर काम करने वाले, शिल्पकार, स्वतंत्र कृषक, भूस्वामी, ग्राम प्रमुख। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान है? मिलान से संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमि के साथ मिलान कीजिए। ग्राम भोजक का संबंध होगा भूस्वामी यानी ग्राम प्रमुख। पहले का जो संबंध है वह है फोर्थ से, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। गृहपति का संबंध है स्वतंत्र कृषक, यानी बी का संबंध जो है वह है तीसरे से। बी का संबंध है तीसरे से। तीसरा ऑप्शन भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। दास कर्मकार, इसका संबंध होगा दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। दास कार क्या थे? दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्व की रैयत बाड़ी व्यवस्था के किसान रैयतों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। दूसरा कथन कह रहा है, रैयत बाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की अगुवाई पर बल दिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है, ए सत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। ए बी दोनों असत्य हैं, ए बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 11 जनवरी 2023 में। यह क्वेश्चन 11 जनवरी 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं?
पहला कथन है, राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों यानी रैयतों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की अगुवाई पर बल दिया। यह बात गलत है, दूसरा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेलित कीजिए। ज्योतिबा राव फूले, बेगम रुकैया सखावत, ताराबाई सिंधे, पंडिता रमाबाई। उनके जो कार्य हैं, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले, स्त्री पुरुष तुलना लिखी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। क्वेश्चन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी यहाँ पर समाज सुधारक दिए गए हैं, सबसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है सीट के एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया गया है ज्योतिबा राव फूले, इनका संबंध होगा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोलना, यानी ए का जो संबंध है वह है तीसरे से। ज्योतिबा राव फूले का संबंध है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोलना, और यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। और साथ में इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, गुलामगिरी। गुलामगिरी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह क्वेश्चन पूछा गया सीटेट के एग्जाम में ही। बेगम रुकैया सखावत, इनका संबंध होगा पहले से, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोलना, यानी बी का जो संबंध है वह है पहले से। ताराबाई सिंधे का संबंध है स्त्री पुरुष तुलना लिखना। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है ताराबाई सिंधे की स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रमाबाई, इनका संबंध है पूना में विधवा गृह की स्थापना की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसे में ही सही मिलान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश डैश प्रयास किया। जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, विचारों की स्वतंत्रता के लिए, मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए, बाल विवाह की अनुमति के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने जाति अंधविश्वासों यानी बंधनों को उन्मूलन के लिए, जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वेद समाज या ब्रह्म समाज से प्रेरित है। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित है। ब्रह्म समाज से प्रेरित है। प्रार्थना समाज की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामाजिक सुधारक और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है? राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रयास के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। सिंह सभा ने नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। थर्ड कथन कह रहा है, पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, तीनों ही कथन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं।
क्वेश्चन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रयास के लिए परिचय लिखे जो संवाद के रूप में थे। यह बात सही है। दूसरा कथन है सिंह सभा ने नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। यह भी कथन सही है। तीसरा कथन है पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार विमर्श के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। यह बात गलत है। तीसरा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और बी ही कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक से न्यूनतम क्रम में लगाएं। भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। इल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना। तो यहाँ पर क्रम में दिए गए हैं, न्यूनतम से क्रम में दिए गए हैं, वही क्रम बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ही होते हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर भी पूछा है न्यूनतम से क्रम, यानी न्यूनतम से आगे। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रारंभिक से न्यूनतम क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। इसके बाद हुआ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना, यह जो है दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है इल्बर्ट बिल को वापस लेना और वहीं चौथे नंबर पर भारतीय लोगों को संप्रभुत्व होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई, यह जो है चौथे नंबर पर है। तो न्यूनतम से क्रम में लगाना है। पहले नंबर पर जो है सी है, दूसरे नंबर पर है डी है, तीसरे नंबर पर बी है और वहीं चौथे नंबर पर ए है। यही क्रम है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने महसूस किया कि जब भारतीय की उचित मांगों की बात आती है तो अंग्रेजों के मन में स्वतंत्रता के विचारों के लिए कोई सम्मान नहीं था। आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य पर जोर दिया। प्रार्थना की राजनीतिक विफल हो गई। देश की आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेताओं ने देश की आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नरमपंथी नेताओं ने देश की आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरा कथन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया। ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। एक सही है परंतु दूसरा गलत है।
पहला गलत है परंतु दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। यह बात गलत है। 1954 में नहीं बल्कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरा कथन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में, यहाँ पर जो दिया गया है निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया। यह बात गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन गलत हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग के विकास पर बल देना। भारी उद्योग के विकास पर बल देना, यहाँ तक कथन सही है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा था निजी संस्थानों के नियंत्रण में, यह बात गलत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। दूसरा कथन है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर वलय होते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए और बी दोनों सही हैं। ए बी दोनों गलत हैं। ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सौरमंडल के बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। यह बात गलत है। आंतरिक ग्रह जो है यह चट्टानों से बने हैं। यह जो है चट्टानों से बने हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं। तो बाह्य ग्रह जो है यह चट्टानों से नहीं बल्कि गैस और तरल पदार्थ से, गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। दूसरा कथन कह रहा है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर वलय होते हैं। तो यह बात सही है। दूसरा कथन सही है लेकिन पहला कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन बी सही है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के उपकेंद्र हैं? मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती, अदिति। ऑप्शन है केवल ए और डी, केवल बी और सी, केवल ए बी और सी, केवल बी सी और डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र हैं तो वह है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती। यह तीनों जो है अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ए बी और सी। अदिति जो है यह उपकेंद्र नहीं है और इस समय दक्षिणी गंगोत्री यह जो है चालू नहीं है। यह जो है चालू नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। मैत्री और भारती यह दोनों उपकेंद्र चल रहे हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? उत्तर अमेरिका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका, यूरोप अंटार्कटिका, केवल अंटार्कटिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? तो वह है यूरोप और अंटार्कटिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यूरोप और अंटार्कटिका। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो वह है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से यह तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। इसको मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए यह 0 अंश अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जो कि यहाँ पर देखिए ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। और भारत की बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। और यहाँ पर जो दिया गया है यह है यूरोप महाद्वीप, यह जो है यूरोप महाद्वीप। और नीचे जो दिया गया है अंटार्कटिका महाद्वीप। इन दोनों महाद्वीपों से इन तीनों रेखाएं नहीं गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक यामानोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? भारतीय महामरुस्थल, पश्चिमी घाट, सुंदरबन डेल्टा, पूर्वी घाट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। और भूगोल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में। भारत में 82.5 अंश पूर्व को मानक यामानोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो वह है पूर्वी घाट से होकर गुजरती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पूर्वी घाट से होकर गुजरती हैं। इस क्वेश्चन को भी मैप के माध्यम से समझते हैं। यह है 82.5 अंश पूर्व यामानोत्तर रेखा, 82.5 अंश पूर्व यह जो है रेखा है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वह था पूर्वी घाट। तो यह जो है इस तरफ होता है पूर्वी घाट, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। और इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। तो यह जो है 82.5 अंश पूर्व को मानक यामानोत्तर माना गया है। यह जो रेखा है पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ। पश्चिमी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दोनों ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ। कौन सा ऑप्शन राइट है?
पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। सहारा के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ था। विदेशी सहारा के क्षेत्रों में रहते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सहारा के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हुआ था। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। कारण आर है, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। विकल्प दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभिकथन ये कह रहा है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। अभिकथन ये सही है। कारण आर है, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। यह भी सही है। कारण आर भी सही है। स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें हैं? पूर्वी पवन और मानसूनी पवनें, लू और मानसूनी पवनें, समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें हैं? तो वह है व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। अस्थायी पवनें वे होते हैं जो पूरे वर्ष एक ही निश्चित दिशा में बहती हैं और उनमें से व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें शामिल हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के बारे में दिए गए निम्न में से दो कथन दिए गए हैं, ए और बी, उन पर ध्यान दें। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। सेकंड कथन है, पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन है, दोनों ए तथा बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है, दोनों ए तथा बी सही है किंतु बी ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। या क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। 2023 में और 2022 में यह क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों ही समय शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे।
पवनों के बारे में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, यह भी कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। दोनों ही कथन सही हैं, किंतु वे एक ही सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। पहला कथन है विभिन्न जलवायविक दशाओं को चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। दूसरा कथन है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल यहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों ए तथा बी सही है, ना तो ए सही है ना तो बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी विभिन्नता पाई गई, यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक वनस्पति केवल यहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है, यह बात गलत है। वर्षा के अलावा तापमान, मिट्टी और अन्य कारकों का भी वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल ए ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पवन कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पवन कहाँ अवस्थित है? यह है अंटार्कटिका में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंटार्कटिका में स्थित है प्रिंस चार्ल्स पवन, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।